बेटा आप लोग के कोर्स में अल्टरनेटिंग करंट में सीरीज आरएलसी सर्किट है, तो आप उसी पे फोकस कीजिएगा। सीरीज आरएलसी सर्किट का मतलब मैं भी समझाता हूँ बेटा। सबसे पहले एक एक एलिमेंट को पढ़ते हैं बेटा। ये जो हमारी सप्लाई है, ये आपको वोल्टेज में कुछ ऐसे दिखेगी कि वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, इस टाइप का आपको कुछ वोल्टेज आपको दिखेगा। इसमें दिस इज कॉल्ड वी मैक्स या मैक्सिमम पोटेंशियल। अगर मैं वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं, देखो बेटा मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि जैसे साइन का ग्राफ सबको पता होता है, प्लस फाइव का मतलब आप इसको पीछे कर दोगे और माइनस फाइव का मतलब इसको आगे कर दे। सपोज हमने लिया वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो प्लस फाइव में आप इसको फाइव पीछे खींच दोगे, साइन जैसा ही रहेगा, बस फाइव थोड़ा पीछे आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप सिंपल वी नॉट साइन ओमेगा टी से भी समझ सकते हो। ये वोल्टेज वर्सेस आपका ओमेगा टी का ग्राफ है और ये वैल्यू आपकी वी नॉट है। तो बेटा हम लोग को ना इसके ऊपर भी कुछ चीजें पढ़नी है। बेटा हम लोग एक एक एलिमेंट करके पढ़ रहे हैं। देखो हमने पहले सप्लाई पे ध्यान दे रहे हैं, फिर हम रेजिस्टेंस का बिहेवियर, इंडक्टेंस का बिहेवियर और फिर कैपेसिटेंस का बिहेवियर, सबको अलग अलग पढ़ेंगे। देखो हम सप्लाई से क्या क्या सीख सकते हैं मैं समझाता हूँ बेटा। देखो इसमें हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। एक टर्म आता है आरएमएस एंड एवरेज। दो ये हम किसी से भी सीख सकते हैं, हम करंट से भी सीख सकते हैं, बट सप्लाई के थ्रू हम सीखते हैं। चलो किसी भी चीज का एवरेज लेने का मतलब क्या होता है, जिसका आपको ग्राफ पता है। तो एवरेज लेना हम पहले सीखेंगे बेटा। सपोज मैंने आपसे बोला कि बेटा मुझे वोल्टेज का एवरेज चाहिए फॉर ए इंटरवल, कोई इंटरवल देना पड़ता है कि लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा ग्राफ ऐसे था और मैंने तुमसे बोला कि बेटा मुझे एवरेज निकाल के दो इस पीरियड के लिए, इस पीरियड के लिए मुझे एवरेज चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए इस पीरियड के लिए मुझे एवरेज चाहिए। आई नीड एवरेज वोल्टेज फॉर दिस पीरियड, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है बेटा। और ये V वर्सेस T ग्राफ है मान लो, तो मुझे एवरेज चाहिए था इस पीरियड के लिए। तो जो समझदार बच्चे हैं वो ऐसे भी सोच सकते हैं, कभी भी एवरेज का मतलब होता है कि ये देखो ये जो एरिया है बाय विड्थ, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया बाय जो एक्स एक्सिस की विड्थ है, विड्थ ऑफ एक्स एक्स, यानी ये जनरल फॉर्मूला होता है और इसी को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं। सपोज ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। कभी भी तुमको कोई भी एरिया निकालने को बोलेगा ये वाला, तो ये एरिया होता है y dx और लिमिट जाननी पड़ेगी x में। जैसे सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट x1 है, क्योंकि बेटा जरूरी थोड़ी नहीं x1 जीरो है, यहाँ पे तो हर जगह जीरो। आप कोई और रेंज चुन सकते थे, यहाँ से यहाँ चुन सकते थे, तो यहाँ पे x1 x2 जीरो नहीं होता, x1 से x2 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होगा एवरेज का किसी भी दिन। और एवरेज का मतलब वही होता है बेटा, टोटल बाई टोटल। तो देखो ये डरावना दिख रहा है, तो इससे बचने के लिए मैं आपको यही चीज वोल्टेज के टर्म में समझाता हूँ। सपोज आपका ग्राफ ऐसा था ओमेगा टी वर्सेस वोल्टेज का, v इक्वल टू, ये v नॉट है हाईएस्ट वैल्यू या एम्पलीट्यूड, v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। तब इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पहचानो y क्या है, आप कनेक्ट करोगे तो y एक्सिस इज वोल्टेज, dx क्या है मतलब x क्या है, x इज ओमेगा टी। तो अगर आप समझे तो जब मुझे एरिया निकालनी होगी तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा, इंटीग्रेशन। सपोज अगर मैं पूरी साइकिल की एरिया निकालूं तो बेटा मेरे को नहीं निकालने की जरूरत है, क्यों?
मुझे पता है बेटा कॉमन सेंस सबसे ऊपर आता है, ये एरिया पॉजिटिव आएगी, ये एरिया नेगेटिव आएगी, तो टोटल एरिया 0 मिलेगी। तो कभी भी फुल साइकिल के लिए आप एवरेज वोल्टेज निकालोगे या एवरेज करंट भी निकालोगे, अगर आपको कोई ऐसे बोले कि आप इसका, ये देखो वाई एक्सिस आ गया, और फिर dx की जगह आप d इसका करोगे। अब जैसे ही इसको करते 0 से लेके 360 डिग्री के लिए, या सॉरी 0 से लेके देखो यहाँ तक फुल पूरी साइकिल के लिए, तो आपको ये बेटा 0 मिल जाता, एरिया 0 आ जाता। तो नीचे डिवाइड भी करते ओमेगा टी 2 पाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई होगी, एक कंप्लीट 360 डिग्री, और यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी। तो आप इसको 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट भी करते तो 0 आता। इसीलिए हम लोग एवरेज हाफ साइकिल में सीखेंगे। अगर मैं हाफ साइकिल वाइज एवरेज की बात करूं, मुझे ये एरिया चाहिए भाई 0 से पाई, यहाँ चाहिए ओमेगा टी v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तब तुम आसानी से कर देते कि सर अगर हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं फॉर हाफ साइकिल, तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन, ये विड्थ बेटा विड्थ से डिवाइड करो, और यहाँ ओमेगा टी को पहले 0 और फिर ओमेगा टी को पाई पुट करो, और जैसे ही तुम इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट योर वैल्यू। बेटा प्लीज ये वैल्यू याद रखना आफ्टर इंटीग्रेशन। ओमेगा बाहर चला जाएगा, देखो डी ओमेगा टी करोगे तो ओमेगा कांस्टेंट है बाहर चला गया, डी टी अंदर बचेगा, तो मुझे अंदर मिला साइन ओमेगा टी डी टी, कुछ इस तरह से। बेटा हमको ये पता रहता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं कॉस का तो माइनस साइन मिलता है, तो साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस मिलेगा। तो मैं ऐसे लिख लेता वी नॉट ओमेगा बाई पाई माइनस कॉस ओमेगा टी, और याद रखना कॉस मिलता है, जैसे साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस थीटा मिलता है, तो यहाँ थीटा रहता है तो थीटा मिलता है। हम यहाँ पे देखो ओमेगा टी है, तो हमको चेन रूल के हिसाब से ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा इस तरीके से। ये ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, और हमें वैल्यू पुट करनी है 0 से लेके पाई तक, वी नॉट बाई पाई। देखो बेटा आपके पास कभी भी इस तरह से दिखे यहाँ अंदर माइनस साइन हो तो लिमिट चेंज कर लिया करो, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस ओमेगा टी लिमिट पाई से 0। अब आपका आ जाता है वी नॉट बाई पाई, पहले आप टी की जगह जीरो मतलब यहाँ 0 पुट करते हैं, फिर आप पाई पुट करोगे, कॉस 0 1 माइनस -1। बेटा यहाँ जब ओमेगा टी की जगह पाई पुट करोगे तो -1 आएगा, तो ये जुड़ के इतना हो गया 2 वी नॉट बाई पाई। बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, और जितनी आ रही है आपको याद रखनी पड़ेगी। याद हो गई बेटा? और बेटा मैं बता रहा हूँ कि आप वो भूल जाना, आप बस ये वैल्यू याद रखना। आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, बट एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछते हैं। नोट कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है बेटा हम आगे चलते हैं। इसको बस एक ही बार करके थोड़ा सा मतलब भूल जाया करो बेटा। अब आरएमएस में आते हैं। देखो बेटा आरएमएस किसी भी समय कहीं पे भी मैक्सिमम सर्किट्स में एनर्जी डिनोट करता है।
हम इसको रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। बेटा देखो, मीन लेना मतलब फिर से एवरेज निकालना होता है। बस इसको पढ़ते वक्त इसको उल्टा पढ़ो, स्क्वायर करो, एवरेज लो, फिर रूट लगा दो। मतलब अगर मुझे कोई बोलेगा कि ये ग्राफ दिया हुआ है वोल्टेज का और ओमेगा टी का, आप मुझे यहां से यहां तक 0 से लेके 2 पाई तक आरएमएस वैल्यू निकाल के दो, वी आरएमएस निकाल के दो, 0 to 2 पाई। इसका मतलब क्या है, पहले तुम्हें इस फंक्शन का स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी अपने दिमाग में ऐसे सोचो कि तुमको इसी फंक्शन का यानी वोल्टेज का स्क्वायर करना है, तो ये ऐसे ऐसे हो जाता बेटा, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता। या तुमने वी स्क्वायर लिखना है अगेंस्ट ओमेगा टी। देखो बेटा, ये वी था, यहाँ नेगेटिव था, तो वो अपने आप स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाता, तो ये वी स्क्वायर मिलता और ये इस तरह से दिखता। देखो, वी था हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमें वी स्क्वायर की वैल्यू मिलती वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। समझ गए बेटा? उसके बाद स्टेप 2 पे आओ, मीन लेना, एवरेज निकालना। यानी अब मुझे इस ग्राफ का एवरेज निकालना है, तो एरिया एरिया बाय विड्थ। और एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन, वाई एक्सिस और एक्स को वाई डी एक्स लिख के, यानी वी स्क्वायर डी ओमेगा टी अपॉन 2 पाई विड्थ बेटा। और 0 से लेके 2 पाई तक। उसके बाद देखो थर्ड स्टेप क्या है, ये बेटा एवरेज आ गया, एरिया बाय विड्थ, रूट लेना। यानी फाइनल स्टेप में हम इसको ऐसे लिख देंगे और ये हमारा वी आर एम एस बन जाएगा। बेटा तुमको ऐसे याद रखना है, स्क्वायर मीन रूट, उल्टा याद कर लोगे कभी कंफ्यूजन नहीं। स्क्वायर किया, फिर ये तुम्हारा मीन निकला और उसके बाद तुमने रूट चढ़ा दिया, यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, लेकिन बेटा इतनी कला होनी चाहिए कि वी को तुम इतना लिख दो, दिस मच, मतलब वी स्क्वायर को ऐसे लिख लो। सॉरी, बात समझे बेटा? करें? अब जैसे ही इसमें आप वैल्यू पुट करोगे बेटा, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, अब देखोगे कि वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट बाई रूट 2 आती है। मैं बेटा इसलिए वैल्यू पुटिंग नहीं करा रहा क्योंकि टाइम जाएगा, क्योंकि आप लोगों से जनरली वो ये पूछते हैं। अब इसके एक बार भावनाओं में ये भी समझ लेना कहना क्या चाहता है, कि अगर वी आर एम एस इतना है तो मैं इतना समझाता हूँ बेटा। मान लो ये एक साइकिल है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, इसकी जगह एक डीसी सप्लाई करते, आपने एसी सप्लाई किया, अगर इसकी जगह उतनी ही देर के लिए आप वी नॉट, मतलब ये जो हाइट है, ये सॉरी, अगर आप वोल्टेज वी नॉट बाई रूट 2 डीसी सप्लाई करते तो भी सेम हीटिंग इफेक्ट होता। मतलब आप जो एसी सप्लाई किए हो उसकी जगह वी नॉट बाई रूट 2 का आप डीसी सप्लाई करते तो भी सेम हीटिंग इफेक्ट मिलता। अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग चाहे एसी सप्लाई करें वी नॉट की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की, या तो डीसी सप्लाई करें वी नॉट बाई रूट 2 की, सेम हीटिंग इफेक्ट है। तो आरएमएस टेक्निकली यही दिखाता है इक्विवेलेंट डीसी कितना हम दे रहे हैं। बेटा आपको ये लाइन समझ आई? बेटा हमारे घरों में एसी सर्किट आता है, ठीक है, हमें अगर उसके इक्विवेलेंट डीसी की हीटिंग इफेक्ट चाहिए तो मैं वी नॉट नहीं लूंगा बेटा, क्योंकि वी नॉट कभी ज्यादा होता है कभी मतलब कम होता है वोल्टेज। मैं ये नहीं बोलूंगा ये डीसी में भी वी नॉट लगा दो, डीसी में ये वी नॉट बाई रूट 2 लगता है। बेटा बात समझ आई कि हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर।
अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला देखा, हमें क्या मिला। और बेटा देखो मेरी बात समझना, दो मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है, लेकिन किसी भी ग्राफ के लिए अगर वो वोल्टेज का ऐसे भी ग्राफ बना के देंगे ना आपको, तो भी आपको यही करना है, एरिया डिवाइड बाय विड्थ करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। इसी ग्राफ में इसको स्क्वायर कर देना, तो आपको अगर मान लो ये वोल्टेज होता, आप स्क्वायर करते कुछ ऐसा फंक्शन मिलता, इसका एरिया निकालते बाय विड्थ करते, फिर रूट ले लेते, तो आपको वीआरएमएस मिल जाएगा। मतलब ग्राफ कोई भी हो, जैसे सिखाया है वैसे ही करना है। पर जनरली आपको साइनसोइडल ग्राफ ही देगा, यानी आपको ये दो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, आरएमएस इतना और एवरेज की वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 और बाकी नॉर्मली इतनी हाफ साइकिल के लिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी में एक बात पे गौर करेंगे कि हर बच्चा इस चीज पे थोड़ा सा, सप्लाई में ही बेटा भी हम लोग, सप्लाई में हर एक बच्चे को इसको फेज कहना समझ आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फेज। अगर t इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज, इपॉक या इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। और बेटा ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ओमेगा की वैल्यू आपकी 2 पाई f के बराबर होती है। और गिवन सर्किट्स में, इंडियन सर्किट्स में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो आप ओमेगा की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 100 पाई रेडियन पर सेकेंड याद कर लेना। वैसे क्वेश्चन में दी रहती है सब, बट ओमेगा को याद रख लेना कि इतना आता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक तरीका है हमारे पास, हम पूरा सर्किट सॉल्व कर करके मरे, या एक तरीका है कि हम एक ट्रिक सीख जाएं और उस ट्रिक की तरफ चलते हैं। तुमको कभी भी कोई भी आरएलसी सर्किट मिला है, तो तुमको इन सारे टर्म को कुछ ऐसे लिख लेना है कि अगर ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस रहने दो, ये इंडक्टेंस एल है, तो आप इसको बस ऐसे लिखना बेटा, मैं भी सब बता रहा हूँ। ये ओमेगा वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो सप्लाई की थी, और ये एल इंडक्टेंस है। यहाँ आरएलसी आपके कुछ इस तरह से बिहेव करेंगे। अब बस ऐसे लिखो, J इज इक्वल टू √-1। ये आयोटा है बेटा, आयोटा। अब बेटा इतना लिखो, मैं धीरे धीरे सब समझाता हूँ। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका एसी सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला डीसी सर्किट टाइप का बिहेव करने लगेगा और आप खुश हो जाओगे, अगर आपने इतना सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया तो। बेटा सॉरी, यहाँ सी लिखा है, सॉरी। लिख लिया बेटा आपने इतना? यस सर। ठीक है। अब एक एक करके सबसे पहले तुम लोग को ये वर्ड याद करना है, सिविल वर्ड बहुत कॉमन है बेटा, सिविल कोड, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल डिपार्टमेंट, कैसे भी करके याद कर लो। उसके बाद एक एरो ऐसे लगाओ और एक एरो ऐसे लगाओ। बेटा मैं लंबी लंबी डेरिवेशंस नहीं कराना चाहता, मैं वैसे एग्जाम फ्रेंडली पढ़ाना चाहता हूँ कि एग्जाम में आपको फायदा हो। आपने ऐसे लिखा, दिस विल लीड टू, आप एक लाइन लिखोगे, सी फॉर कैपेसिटर, फॉर कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। और वी आई एल, एल में वोल्टेज आ गया है, तो फिर इस लाइन पे लिखोगे, इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। और रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लाइक वी आई एल से हम साथ साथ हैं, मतलब दे आर ऑलवेज इन सेम फेज।
चलो इतना लिख लिया बेटा। मुझे तीनों एलिमेंट का बिहेवियर लिखाना था, मैंने आपको बता दिया। वोल्टेज एंड करंट इन रेजिस्टेंस आर ऑलवेज इन सेम फेज। कैपेसिटर के अराउंड आपको याद रखना है कि करंट विल लीड वोल्टेज और आपके इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज विल लीड करंट। तो इसके लिए आपके पास ये कीवर्ड है बेटा। क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया? आपको ये कीवर्ड याद रखना है बेटा। चलो नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. मुझे ये भी नोट चाहिए, मुझे ये भी थोड़ा सा लिखा हुआ चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कभी भी तुम्हें कोई एसी सर्किट दे, आप समझदार हो तो सबसे पहले उसको तोड़ के अपने हिसाब से, जैसे आपको कोई भी सीरीज एसी सर्किट दिखता है, देखो हो सकता है बेटा इसमें कई बार कैपेसिटर ना हो, कई बार इंडक्टर ना हो, जैसे आर एल आ जाए या सिर्फ एलसी आ जाए या सिर्फ सी आर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका आपको ये बना देना है, आर का आर कर लो, एल का जी ओमेगा एल लिख लो, सी का माइनस जे बाई ओमेगा सी लिख लो, इतना कर देना, ठीक है। उसके बाद आप एक ऐसा सोचना कि रेजिस्टेंस रियल है और ये दोनों के साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ा हुआ है, तो ये रियल नहीं है। लेकिन तुम इस बात से एक चीज देख पा रहे हो, एल और सी का बिहेवियर जस्ट उल्टा होगा। एल पॉजिटिव जे है तो सी नेगेटिव जे है। बेटा देखो, हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन थोड़ा सा मेरी बात समझना। या तो तुम एक काम कर लो, ऐसे बोलना सीख लो कि सर ये एक्सी है, रिएक्टेंस बोलते हैं बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जी ओमेगा एल को एक्सएल बोल लो, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको सिंपली आर बोलो। तो आपको बुक्स में लिखा देंगे कि जेड की वैल्यू, एक टर्म होता है इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का मतलब मैं समझाता हूँ, ये सप्लाई वोल्टेज है और ये करंट है। किसी भी समय सप्लाई वोल्टेज बाई करंट को हम इम्पिडेंस कहते हैं, एनी टाइम। क्या ये बात तुम्हें समझ आई? इम्पिडेंस इज सप्लाई वोल्टेज बाई करंट। ये आया? देखो, तो अगर मैं इम्पिडेंस की वैल्यू देखता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, देखो आर प्लस, अब तुम ऐसे लिखने के बाद इसको प्योर रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो कि सर ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एक आर है, सीरीज में सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, जे ओमेगा एल आएगा, माइनस जे बाई ओमेगा सी आएगा, ऐसे ऐड कर दो बच्चों की तरह। तो इम्पिडेंस तुम्हें ऐसा दिखने लगेगा। फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक इम्पिडेंस निकालना ही होता है। अब यहाँ तक आ जाओ बेटा, यहाँ तक लिख लिया आपने? देखो डीसी सर्किट में जो काम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करता था बैटरी के अक्रॉस, वही एसी सर्किट में इम्पिडेंस करता है। नोट किया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बेटा एक बात अच्छे से समझना, देखो बेटा होगा क्या, तुम कुछ ओमेगा पुट करोगे, कुछ एल दिया होगा, कुछ सी दिया होगा, तो ये टोटल टर्म कई बार ऐसा होगा कि ओमेगा एल इससे बड़ा होगा 1/ओमेगा सी से। पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, देखो ओमेगा एल शुड बी कैन मे बी ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी। इस केस में हमको क्या मिलेगा कि जो ये सेकंड टर्म है, ये वाला, ये पॉजिटिव रहेगा, ये वाला टर्म, ये वाला। तो अगर मैं ऐसे समझूं, पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, देखो ऐसे सोचो कि मैं आर इधर बना रहा हूँ, मैं यहाँ आ गया, मैंने ओमेगा एल यहाँ बनाया ऊपर की तरफ, प्लस जे ओमेगा एल है। देखो बेटा बात ये होती है कि ये इमेजरी एक्सिस होता है और ये रियल एक्सिस होता है। जे ओमेगा एल, जे मतलब इमेजरी। अब ओमेगा एल पॉजिटिव दिया है, जे ओमेगा एल, तो मैं ऊपर बनाता हूँ जे ओमेगा एल। लेकिन
माइन जे जब ओमेगा सी के साथ देखो तो वो लिखा है माइनस जे बाई ओमेगा सी। अब ये नेगेटिव आएगा, मान लो ये यहाँ नेगेटिव इतना आता है। फीलिंग भी ले लो कि सर लेटेस्ट से कि ये 10 जे आता है और ये नीचे वाला माइनस जे बाई ओमेगा सी, जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो -6 जे आता है। कोई बात नहीं। तो बेटा तुम्हें क्या समझना है कि सर एक मेरा +10 आया ये वाला, और ये मेरा -6 आया, पर दोनों का बिहेवियर जस्ट अपोजिट है। तो +10 और -6 को जोड़ोगे तो +4 मिलेगा। क्या तुम्हें बात समझ आई? इसको बुक्स में तुम्हें ऐसे लिख देंगे एक्सएल माइनस एक्ससी। ये तुम्हें कितना मिल गया? +4 जे। क्या ये बात समझ आई? ये तुम्हारा आर था, रियल नंबर। अभी मैं एक सर्किट में करके दिखाऊंगा इसको। ये तुम्हारा एक्सएल और एक्ससी आया, ये तुम्हारा इम्पिडेंस आया। बेटा आप खुद जानते हो हम हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाती है दिस बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर को ऐड करके रूट लेने से, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर करके। और ये एंगल कौन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको फाई लिख लो। ठीक है, दिस एंगल इज इंपॉर्टेंट, आप इसको फाई लिख लो। और सबसे ज्यादा सोचो, मैंने बोला इंपॉर्टेंट है ये इम्पिडेंस ट्रायंगल। अगर आपको एसी पे कमांड करनी है तो सबसे पहले इम्पिडेंस ट्रायंगल के पीछे हाथ धो के पढ़ो। अगर आप इम्पिडेंस ट्रायंगल के पीछे हाथ धो के नहीं पढ़े, दिस इज इम्पिडेंस ट्रायंगल, तो आपको कभी भी एसी के अंदर नहीं घुस पाओगे। एक क्वेश्चन करोगे डर के मारे बाहर आ जाओगे। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है बेटा, देखो मुझे एल दिया है तो सिंपली ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लिया, और याद रखिए वो प्लस जे होता है। और अगर सी दिया है तो मैं सिंपली ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस जे बाई ओमेगा सी निकाल दिया। और इतना मुझे याद रखना है कि इंडक्टर के उल्टा वो इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस का। बेटा क्या यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। तो ठीक है बेटा, घर पे सबसे पहले एक काम करना, आपको इम्पिडेंस निकालना। एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करना, भले ही तुम्हें कितना लगे इजी करा रहे हैं सर। एक सर्किट लेना, एल आर सी दिया होगा, इस सर्किट में ओमेगा कुछ ले लेना जितना भी तुम्हें दिया हो क्वेश्चन में, जैसे 100 पाई मान लो। उसके बाद कुछ डिफरेंट एल लेके, जैसे मैंने ये 2 मिली हेनरी दे दिया, आर की वैल्यू 100 ओम दे दी, सी की वैल्यू 20 माइक्रो फराड दे दी। इसके लिए आप घर पे एक बार जेड निकाल के देखना कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड में, और जेड की यूनिट ओम में ही रहेगी बेटा, ओम में। आप इसको निकाल के करना, ये होमवर्क हो गया आपका। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस। यस सर। ठीक है बेटा, अब देखो अगर आप इसी चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे, जेड में बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं समझाता हूँ धीरे धीरे। मैंने इसको ऐसे लिखा है, एक बच्चा जो दिमाग
सर सर आपका आवाज नहीं आ रहा। बेटा आप लोग कहाँ तक साथ में थे, कोई बता सकता है? बेटा शायद ये मेरा डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा आप लोग को आवाज आ रही है ना? यस सर। आप लोग कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा? मैं कितनी देर से खुद को पढ़ा रहा था, मुझे नहीं पता। आप लोग कहाँ पे साथ में थे? बेटा आप लोग ने जेड देख लिया था क्या बेटा? सर जहाँ पे होमवर्क लिखा है वहां तक थे। आप लोग होमवर्क पे थे? यस सर।
हाँ ठीक है बेटा, मैंने काफी देर खुद को पढ़ा दिया फिर। ओके चलो, मैं समझा रहा था। चलो कोई बात नहीं बेटा। देखो, मैंने आपको बताया कि हो सकता है आप तुरंत ये ट्रायंगल बना लो जिसमें आप आर लिख लो। कुछ इसको ऐसे याद रखना कि ऊपर आपने ओमेगा एल निकाला था, और यहाँ पे ओमेगा सी 1/ओमेगा सी से माइनस करने के बाद ये टर्म आपका इतना आया था, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ, और ये टर्म आपका जेड आया था। बेटा, सर्किट में हमेशा करंट सीरीज में रहता है। अगर हमने सीरीज सर्किट लिया है तो करंट सेम रहेगा। अब आपको क्या करना है बेटा, किसी भी चीज के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो आई आर होता है। तो अगर मैं इसी ट्रायंगल को आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट वी आर। ओमेगा एल को मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट वी एल। 1/ओमेगा सी को मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट वी सी। क्या बेटा ये बात आपको समझ आई? हाँ या ना बताओ। और ये टर्म को मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट वी एल माइनस वी सी। बेटा ये चीज क्लियर है? यस सर। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सर, हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वही वोल्टेज ट्रायंगल का भी होगा। व्हाट इज वोल्टेज ट्रायंगल? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस माइनस कैपेसिटेंस, और जेड इंटू आई करोगे तो बेटा सप्लाई वोल्टेज मिल जाएगा, यानी वी सप्लाई। बेटा प्रॉब्लम क्या होती है जब तुमको सर्किट दिया जाता है, मान लो किसी समय तुमको एल और सी दिया है और आर दिया है। एग्जामिनर में बोलेगा कि इसके अक्रॉस 30 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 40 वोल्ट है। तो बच्चे को लगता है कि सप्लाई जरूर 70 की रही होगी। नहीं बेटा, प्लीज थोड़ा फीलिंग देके सोचो। वीएल और वीसी अगर मैंने 40 लिया है वोल्ट, वीआर 30 लिया है, तो ये वाली चीज सिर्फ 50 आएगी। आपको मेरी बात समझ आई? बच्चे इस चीज को ऐसे नहीं समझ पाते हैं कि जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है, अब वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमको ऐसे लिखना है, वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी। अगर वो ऐसे समझ जाते तो कोई दिक्कत नहीं होता। आपकी बुक्स में ऐसे लिखते हैं वी सप्लाई इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। अब बस वो यहाँ पे बच्चों को ये क्लियर नहीं करते हैं। ये बेटा केवीएल हमेशा होल्ड करेगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमेशा होल्ड करेगा, ये बात ठीक है। लेकिन बच्चों को वो ये नहीं समझाते कि इमेजरी पार्ट है तो इस एक्सिस पे रहेगा, वाई एक्सिस पे, और ये रियल वाला जेड एक्सिस पे। क्या तुम बात समझ गए बेटा? यस। इम्पिडेंस का ट्रायंगल बनाओ, सारा सर्किट अपने आप सॉल्व होगा। देखो आपने क्या किया, देखो आपने एक इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाया, यहाँ लिखा एक्सएल माइनस एक्ससी, और सिंपली ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। यहाँ पे लिखा आर, यहाँ पे लिखा फाई, और यहाँ पे लिखा जेड। इसी इम्पिडेंस ट्रायंगल में एक टर्म होता है कॉस फाई। बेटा कॉस फाई तुमको कितना दिख रहा है? कॉल्ड पावर फैक्टर। कितना दिख रहा है बेटा बताओ? कॉस थीटा कैसे निकालते हो? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, आर बाई जेड। बेटा यहाँ तक समझ गए? तो देखो, इम्पिडेंस ट्रायंगल से हम वोल्टेज ट्रायंगल की तरफ बढ़ गए, इम्पिडेंस ट्रायंगल से हम लोग पावर फैक्टर की तरफ बढ़ गए। यहाँ तक सब समझ आ रहा है बेटा? यस सर। अब देखो मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ना अपना एसी सर्किट लो, और एसी सर्किट में कुछ ऐसे फीलिंग के साथ सोचो, ये आर है, ये एल है, ये सी है, कि सर दिस इज द पॉसिबिलिटी कि अगर मैं ध्यान से देखूं, ये आर था, ये जे ओमेगा एल है, और ये माइनस जे बाई ओमेगा सी है, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर मेरा इसी ट्रायंगल में ओमेगा एल की वैल्यू 1/ओमेगा सी से ज्यादा होती है,
तो मेरा सर्किट इंडक्टिव बिहेव करेगा, ये बड़ा हो जाएगा। अगर मेरी वैल्यू ओमेगा एल की छोटी होती है 1/ωc, तो मेरा सर्किट कैपेसिटिव वर्क करेगा, इंडक्टिव बिहेवियर, कैपेसिटिव बिहेवियर। और अगर बराबर होती है ओमेगा एल इक्वल टू 1/ωc, तो तुम बच्चों की तरह देख सकते हो, ये दोनों को ऐड करने पे ये 0 हो जाएगा। अगर ये बराबर हुआ तो आपकी जेड की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। अगर ये दोनों बराबर हुए तो कैंसिल करके 0 कर देंगे, जेड इक्वल टू सिंपली आर आ जाएगा। और इस चीज को हम रेजोनेंस कहते हैं, और हमें प्योर रेजिस्टिव सर्किट मिलता है। रेजोनेंस क्यों बेटा? करंट होता है V बाई जेड, ये जेड की लोएस्ट वैल्यू है। जब जेड लोएस्ट होगा तो करंट हाईएस्ट होगा, तो करंट पीक कर जाता है, इसलिए रेजोनेंस बोलते हैं इस कंडीशन को। बेटा आपको समझ आया ये? तो आप ये निकाल सकते हो कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज, बेटा रेजोनेंस वो अलग से काफी ज्यादा पूछते हैं, तो अच्छे से समझना। ओमेगा एल इक्वल टू 1/ωc, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ये समझ आया बेटा? यहाँ तक समझ आ रहा है? यस। तो देखो बेटा ये, लेकिन जब तुम अपने सर्किट को देखोगे, ये इम्पीडेंस वाले ट्रायंगल को, तो मैं बोल रहा हूँ ये पार्ट 0 हो चुका है, दैट इज मीन्स जेड और आर एक ही हैं। अब तुम्हें cos फाई की वैल्यू मिलेगी, जो आर बाई जेड होता है वो 1। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना कि पावर फैक्टर 1 आएगा, कैसे तुम रेजोनेटिंग सर्किट बना सकते हो। बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है सारा? आगे बढ़े। देखो यस। अब आपको क्या करना है, घर पे कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा का पूरा। मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, ये सब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे एक ही क्वेश्चन करते चलना। आर लेना, एल लेना, सी लेना, और आप इसके लिए चाहो तो कोई एक्सपेरिमेंट ना करते हुए सिंपल सा कोई भी बेसिक सीरीज आरएलसी सर्किट उठा लेना, एनसीईआरटी का डेटा ले लेना, आर लेना, एल, इतना तुम्हें दिया हुआ है, और तुम ये सारे क्वेश्चन कॉल कर लेना कि तुम्हें वो पूछेगा। अच्छा एक और चीज बेटा, अगर वो तुमको ऐसे लिख के दे रहा है ऐसे, तो VRMS V0/√2 होगा। लेकिन अगर उसने ऐसे दिया है 20 कॉमा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ऐसे कोई लिख के दे रहा है ना, तो तुमको सर्किट में डायरेक्टली आरएमएस दे रहा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? अगर तुम्हारे एसी सर्किट में तुम्हें कुछ ऐसे कोई लिख के दे रहा है, तो दिस मीन्स दे आर गिविंग आरएमएस वैल्यू। लेकिन ऐसे लिखने पे यू हैव टू कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू। अब कुछ कॉमन सेंस लगा लेना, अगर तुमसे IRMS पूछेगा तो VRMS निकालना बाई जेड कर देना मैग्नीट्यूड वाइज। अगर वो तुमसे आई मैक्स पूछेगा कि मैक्सिमम करंट कितना है, तो V मैक्स यानी V0 लेना बाई जेड करना। ये छोटी छोटी चीजें करना। अब देखो, मान लो ये तुमने फर्स्ट बिट किया, ये सेकंड किया, मुझे उसके बाद VL चाहिए, VC चाहिए, VR चाहिए, इम्पिडेंस ट्रायंगल चाहिए, इम्पिडेंस वाला, वोल्टेज वाला सेम बनता है। बेटा ये डेल्टा जेड नहीं लिख रहा हूँ मैं, इम्पिडेंस ट्रायंगल लिख रहा हूँ। तो मुझे इम्पिडेंस ट्रायंगल चाहिए, मुझे वोल्टेज ट्रायंगल चाहिए। ये सारे पार्ट कर लेना बेटा। अच्छा बेटा जब तुम करोगे तो यू विल रियलाइज, देखना बेटा ध्यान से समझना, मैं एक टर्म समझाता हूँ। एक ये फेजर लिख रहा हूँ, डरना नहीं, कुछ समझ ना आए तो पूछना। ये सप्लाई है, सप्लाई को लिख रहा हूँ मैं V0 साइन ओमेगा टी, या सिंपली मैं बोल दे रहा हूँ V0 एंगल 0 डिग्री। ये आई है, ये आर है, ये एल है, और ये सी है। मैं क्या देखता हूँ,
मान लो मैंने बोला कि इंडक्टिव सर्किट, जैसे कि मोस्टली सर्किट होते हैं, इंडक्टिव सर्किट है, इमेजिन कर रहा हूँ, तो ये जे ओमेगा एल मस्ट बी ग्रेटर देन, मतलब ओमेगा एल मस्ट बी ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी। तो तुम जब जब इम्पीडेंस निकालते, और बेटा तुम इंडक्टिव सर्किट में सिविल वर्ड से ये भी याद रख सकते हो कि सर आपने सिखाया था कि वोल्टेज आगे होगा करंट से, सिविल में देख लो, वोल्टेज आगे होगा, मतलब इस बार करंट की जो इक्वेशन आएगी, और आपको पता है आपने जो ट्रायंगल निकाल लिया ना ये वाला, ये आपको हर जगह बचा लेगा इम्पीडेंस ट्रायंगल। आपने जैसे ही ये इम्पीडेंस ट्रायंगल निकाला, आप करंट को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, सर करंट आ जाएगा मेरा वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या है बेटा इंडक्टिव में, पीछे रहता है वोल्टेज से, कितना पीछे रहेगा, यही फाई एंगल के बराबर, यानी ओमेगा टी माइनस फाई, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस यानी जेड से डिवाइड कर देना। कर लोगे बेटा, देख लो आराम से, क्या इतना लिख लोगे, हाँ या ना। मैं बेटा सोचो ना, मैं तुमसे वोल्टेज दे रहा हूँ, तो क्या मैं तुमसे ये नहीं पूछ सकता सप्लाई करंट कितना होगा। सप्लाई करंट ऐसे याद रखना, वोल्टेज बाई जेड। लेकिन सिविल वर्ड विल लेट यू रिमेम्बर, मान लो अगर ये कैपेसिटिव सर्किट होता ना तो मैं प्लस फाइव कर देता। बेटा मेरी बात समझ गए, आपसे वो करंट पूछ सकता है सर्किट में करंट कितना होगा। और बेटा देखो एग्जामिनेशन हॉल में डजेंट मैटर कि आप एग्जैक्ट ऐसे सॉल्व करो, आपको ये छोटा सा वर्ड भी पता है तो वहां पे भी देख के सोच सकते हो, अच्छा इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज जरूर आगे होगा, तो जहां पे करंट पीछे दिया ओमेगा टी माइनस फाइव, वो वाला ऑप्शन टिक कर देना। मेरी बात समझे बेटा, सारे बच्चे वो वी नॉट बाई जेड निकाल लेते हैं, गलती वो यही करते हैं यहाँ पे। आगे बढ़े बेटा, करंट निकाल लोगे, यस सर। ठीक है बेटा। अब मैं एक एक टर्म को देखता हूँ, अब एक एक टर्म के अक्रॉस जब मैं जाता हूँ मुझे फेजर बनाना है। मैं पहले ऐसे बताता हूँ कि मैंने वोल्टेज सप्लाई का फेजर ऐसे ले लिया, अगर मैं वी नॉट बाई रूट टू लिखूंगा तो आरएमएस फेजर बन जाएगा, वी नॉट लिखूंगा ये एंगल 0 डिग्री पे। मैंने अभी बताया कि करंट पीछे रहता है फाइव से, करंट का मैग्नीट्यूड निकालना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैं आरएमएस वाला फेजर बना रहा हूँ, वी नॉट बाई रूट टू मतलब आरएमएस लिया बाई जेड, और ये फाइव पीछे रहेगा। ये समझ आया, ये किसका है बेटा, करंट, ये सप्लाई वोल्टेज। बेटा अपने दिमाग में अच्छे से बैठाना कि ये सीरीज में जो करंट गया है या सप्लाई करंट है, इतना बना। अब तुम कॉमन सेंस से बताओ मुझे, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, अगर करंट जा रहा है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और रेजिस्टेंस सेम फेज में, बेटा याद रखो इन दोनों का गाना हम साथ साथ हैं, तो आपको तुरंत समझ आएगा कि हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज करंट, मतलब अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वी आर मिलेगा, ये होगा तुम्हारा वी आर, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई इंटू आर। मेरी बात समझ गए बेटा, आप लंबा भी कर सकते हो, अगर आर की वैल्यू बड़ी है तो ये येलो लाइन को बड़ी कर देना, बट इतना याद रखना कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी इन द सेम लाइन एज करंट। तो कभी भी तुम्हारा वोल्टेज का भी एक्सप्रेशन आया ना तो वो इसी फॉर्म में आएगा, देख लेना, करंट आर इंटू वी नॉट बाई मॉड जेड इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्या तुम्हें मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है बेटा, उसी लाइन में, उसी फेज में वोल्टेज की वैल्यू सिर्फ करंट के साथ ही रहेगी, मल्टीप्लाइड बाय आर। यहां तक समझ आया बेटा। अब तुम्हें क्या सिखाया गया है बेटा, सिविल वर्ड से याद करो, इंडक्टर के क्रॉस क्या होता है, इंडक्टर के क्रॉस बेटा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। यानी अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर प्लॉट करूंगा तो वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। क्या आपको ये बात समझ आई, मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे, और जब आप वीसी निकालोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। सिविल से देख लो बेटा, कैपेसिटर में करंट इज अहेड ऑफ, अहेड मतलब बेटा 90 डिग्री आगे, और लैग मतलब देखो वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री, और यहाँ पे वोल्टेज लैग बाय 90 डिग्री। क्या ये बात समझ आई बेटा, दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। और यहाँ पे तुमको देखो वीएल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वीएल आप कैसे कर लोगे, तुम्हारा जो भी आई का एक्सप्रेशन था, आई इंटू
ओमेगा एल करना है, यानी तुम्हारा जो आई का एक्सप्रेशन था ना उसको देखो, तुम्हारा वीएल का आंसर हो जाता ओमेगा एल इंटू वी नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 90। उसी तरह से कोई वीसी पूछता, एग्जैक्ट वीसी का एक्सप्रेशन, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, ये तुम्हारा वीएल का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है। वीसी का एक्सप्रेशन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का सिंपली मतलब है आई इंटू माइनस जे बाई ओमेगा सी। पर उतना बेटा देखो रियलिटी में मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ आई इंटू माइनस जे बाई ओमेगा सी, ये भी सही है। बट अपने आप तुम सोचना इसको मैथमेटिकली कैसे समझा के, तुमको बस सिविल वर्ड याद रहेगा, करंट से हम कितना फेज आगे रहेगा, करंट से हमारा कितना फेज पीछे रहेगा 90 डिग्री। यानी हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे करंट इंटू 1/ओमेगा सी और 90 माइनस जे का मतलब ही 90 डिग्री पीछे होता है। तो आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ जाता। करंट का एक्सप्रेशन लिख दो एज इट इज। बेटा हमारा करंट का एक्सप्रेशन था वी नॉट बाई जेड इंटू, हाँ √2 से डिवाइड करोगे तो आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर मिल जाएगा। अगर √2 से तुम लोग डिवाइड नहीं करते हो तो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा अक्रॉस द, मतलब ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम के हिसाब से होगा। साइन, मैं बता देता हूँ बेटा रुक जाओ, साइन ओमेगा टी माइनस 5 माइनस 90, याद रखना। देखो बेटा ये मैंने तुमको समझाया है, अगर तुम आरएमएस की भाषा लिख रहे हो वो भी रहेगा बेटा 1/ओमेगा सी मल्टीप्लाइड में, ठीक है। देखो पॉइंट मैं समझाता हूँ, अब इसको जल्दी जल्दी देखना, ये पूरे एक्सप्रेशन को जल्दी जल्दी देखना। आर एल सी सप्लाई, आर एल सी, मैंने तुम्हें बोला जो करंट जाएगा, जो भी वोल्टेज है यहीं पे देख लेना, इम्पिडेंस ट्रायंगल से अगर ये एंगल फाई है, बेटा देखो ये एंगल फाई है तो करंट को फाई पीछे कर देना, यानी अगर वी एंगल 0 है तो ये -5 है। अब इसी करंट को इसके क्रॉस लेके जाना और R इंटू -5 आई लिख लेना, ठीक है। बेटा मेरे कहने का मतलब है आई इंटू आर को बच्चों की तरह मल्टीप्लाई कर देना, बस इन दोनों को फेज में रख लेना। एल का एक काम होता है, सिविल वर्ड से याद रख लेना कि एल बोलेगा कि सर मैं तो वोल्टेज को आगे रखूंगा अपने करंट से, तो बस इसके एक्सप्रेशन में फेज, जो बेटा देखो इसका फेज हो, करंट का फेज हो, उससे वोल्टेज को 90 डिग्री आगे रख लेना। और कैपेसिटर में जो भी तुम्हें करंट का फेज हो उसको, करंट को आगे रख लेना वोल्टेज से। तो कुल मिला के मैं तुम्हें ऐसे सिखा रहा हूँ बेटा, देखो मैं ऐसे बना देता हूँ, वी सप्लाई, ये हमारा करंट आया, करंट सप्लाई, फाई एंगल पीछे, इसी लाइन पे हमें वोल्टेज मिला रेजिस्टेंस के क्रॉस, और इसके परपेंडिकुलर मिला हमें वीएल, और इसके परपेंडिकुलर मिला वीसी। और आखिरी में बेटा हम लोग बनाते भी ऐसे हैं, अगर तुमको याद है तो हम लोग बस यही कर रहे हैं। अगर मैं वीएल माइनस वीसी को एक सिंगल लाइन में लिख दूं, वीएल माइनस वीसी, वीएल माइनस वीसी, वीआर को ऐसे लिख दूं एक लाइन ये, तो ये मिला हमें रिजल्टेंट वी सप्लाई। ये वही है बेटा जो ट्रायंगल हमने बनाया था, बट फेजर फॉर्म में हम ऐसे बना देते हैं, वीएल माइनस वीसी और वीआर का रिजल्टेंट वी सप्लाई आ जाता है। ठीक है बेटा आगे बढ़े। बेटा यहाँ तक नोट कर लिया। यस सर। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा ना वो जो रेजोनेंस वाला पार्ट है बेटा, उसको थोड़ा सा हम दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा दोबारा, या रुको पहले पावर पढ़ लेते हैं, पावर पढ़ लेते हैं पहले। बेटा देखो किसी भी इसी इम्पीडेंस ट्रायंगल पूरी एसी का समरी है। मेरे को यहाँ आर मिला, यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी मिला, यानी ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, यहाँ जेड मिला मुझे। बेटा व्हाट विल हैपन इफ आई मल्टीप्लाई ईच साइड विथ आई स्क्वायर, क्या होगा अगर मैंने आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसको आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा।
अब मुझे पावर ट्रायंगल मिल जाएगा। इससे बात मुझे कुछ पता चलेगी, कुछ पावर इमेजरी रहेगी, बेटा ये लाइन इमेजरी वाली होती है, कुछ रियल रहेगी, और टोटल पावर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगी। अब बेटा मुझे बिजली का बिल भरना होता है रियल पावर से, जो एक्चुअली हीट में डिसिपेट हुई है। याद रखना बेटा, हम कभी भी जब किसी एनर्जी को देते हैं तो उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं, हीट फॉर्म यानी रेजिस्टेंस, एल यानी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म, कैपेसिटेंस यानी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म, और जो इन तीनों से बचेगा वो आगे बढ़ता है, सप्लाई बचा हुआ। अगर आपने इनपुट दिया है यहाँ पे, तो आउटपुट आपको इस सर्किट में ये तीन चीज एब्जॉर्ब करने के बाद मिलेगा। बट एल और सी से कोई घाटा नहीं होता, वो प्रेजेंट रहते हैं, एनर्जी वहां पे रहती है, बट वो बर्बाद नहीं होती है, रेजिस्टेंस के क्रॉस बर्बाद होती है। तो हमारा बिजली का बिल पूरा इस पार्ट से आता है, पावर ट्राइंगल से, इस वाले से। ये हमारा बिजली का बिल है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को पुट करके निकालोगे तो हमें पावर का एक्सप्रेशन मिल जाता है, रियल पावर का बेटा, और ये भी एवरेज वैल्यू मिल रही है हमें। देखो मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूँ बेटा, कभी भी पावर क्या होती है, आप सिंपली आई इंटू आर निकालो, ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गई। तो आप पूरा सॉल्व करते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या थी सर, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन जेड, और जेड को आप पूरा पूरा निकालते अच्छे से एंगल के साथ में सब कुछ करके। आपको एक्चुअली वैसे लिखना चाहिए कि अगर आपको याद है तो मैंने ऐसे लिखा था मॉड जेड और करंट में ओमेगा टी माइनस फाइव, ये आया आपका करंट का एक्सप्रेशन, वोल्टेज बाई मॉड जेड, और करंट माइनस फाइव पीछे चला जाता है इंटू आर, ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर होगी। बट जब हम एवरेज पावर निकालते हैं, किसी एक साइकिल में कितनी एवरेज पावर लॉस हुई है, तो हमारे लिए ये एक्सप्रेशन, बेटा अंतर समझ लेना, ये इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, ये तो वोल्टेज है ना, एक बार आई से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, आई स्क्वायर है ना, तो आप इसका स्क्वायर करोगे मतलब, या एक और बार इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। लेकिन बेटा जब हम इसका एवरेज लेते हैं ना, तो हमको एक चीज समझ आती है कि देखो, जब हम एवरेज लेंगे तो हमको एक साइकिल के लिए कुछ ऐसा मिल जाता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। और आपको भावनाओं के साथ इतना समझना है कि सर मेरा ये आया है एवरेज पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस, एवरेज पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसलिए ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखता है। और हमने किया है यही है, ये पावर का एक्सप्रेशन लिया और इसकी एवरेज वैल्यू निकाल ली एक साइकिल के लिए। क्या तुम मेरी बात समझे बेटा? बेटा देखो, एक साइनसोइडल फंक्शन मिलता, आप मेहनत करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो जो समझदार बच्चा होगा वो ऐसे याद कर लेगा, वी नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू मैक्सिमम करंट बाई टू इंटू कॉस फाइव। और बेटा देखो, कई बच्चे अपने हिसाब से अलग अलग वर्जन बना देंगे, उनको आई आर एम एस की वैल्यू पता है, ऐसे रहती है सर, वी आर एम एस बाई जेड। याद आया बेटा? कॉस फाइव उनको पता है आर बाई जेड होता है, तो वो अपनी वैल्यू बना लेंगे कि पावर निकालने के सर बहुत सारे तरीके हैं, वी आर एम एस स्क्वायर इंटू आर बाई जेड स्क्वायर। समझ आ रहा है बेटा? बट मेरा रिकमेंडेशन आपको ये है कि ये याद रखना, एवरेज पावर का वैल्यू, एवरेज पावर आपको वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव यही याद रखनी है, इसको कमिट टू मेमोरी कर लेना। बेटा यहाँ तक तुम्हें सब समझ आ रहा है? यस सर। और बेटा वो सिविल वर्ड बहुत काम का है, जब आपको इंडिविजुअल सर्किट देगा, आरसी वाले ये सब वाले, ठीक है। और याद रखना, जब फेजर में हम आगे पीछे बोल रहे हैं ना, तो जब तुम प्लॉट करोगे ग्राफ वाइज, जैसे सपोज मैंने तुम्हें बोला वोल्टेज ग्राफ ऐसा है, और मैंने बोला करंट वाला पीछे रहता है फाइव से, तो जब तुम करंट ग्राफ बनाओगे तो फाइव से पीछे रखने का मतलब होता है सर्किट में फाइव आगे, ऐसे फाइव आगे कर देना। मेरी बात समझी, ये करंट का ग्राफ बनेगा, ये वोल्टेज का, तो ऐसे ही ये सब आइडेंटिफाई कर लेना बेटा। अब देखो बेटा, रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर की तरफ चलते हैं, और उसका मतलब भी मैं समझाता हूँ।
अभी तक हमने ये पढ़ लिया था कि चलो सीरीज सर्किट है, आर है, एल है, सी है, और ये सप्लाई हमारा वोल्टेज है। ये आर था, ये एल था, ये सी था। और हमने ये पढ़ लिया कि किसी तरह ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें और जेड हमारा आर बन जाए, या ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी बन जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। और हमें पता है करंट होता है V/Z, तो जेड हमारा मिनिमम मिलेगा, आई मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज ओके। बट बेटा वो तो बिल्कुल बड़ी शार्प जगह मिलेगा, इस पे शार्प पॉइंट पे। तो बाकी आसपास भी तो हमें अच्छा करंट मिलेगा। मैं समझाता हूँ बेटा, देखो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, करंट मुझे मैग्नीट्यूड वाइज ऐसा पता है। जेड को मैं जब लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। बेटा कई बार एक अच्छे खासे रेंज के लिए मैं ऐसे समझाता हूँ ग्राफ वाइज। जब मैं करंट वर्सेस ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहा हूँ, तो ओमेगा नॉट पे करंट की वैल्यू हाईएस्ट मिलती है, दैट इज ओके। देखो बेटा, ये मिला मुझे ओमेगा नॉट या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओके। लेकिन बेटा अच्छी खासे आसपास वाले रेंज में, यहां से लेके यहां तक मुझे अच्छा करंट मिलता है, दैट मीन्स अच्छा पावर मिलेगा इस रेंज में। तो मैं कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू चुन लेता हूँ। मैं जानबूझ के ये वैल्यू चुनता हूँ। जैसे मान लो ये मैक्सिमम है, जो रेजोनेंस में मिला है मैक्सिमम करंट, उसका I/√2 चुन लेता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी अच्छा पावर देगी और यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी अच्छा पावर देगी, मतलब ओमेगा लो, ओमेगा हाई, या ओमेगा 1 या ओमेगा 2, जैसे जैसे बुक्स में दिया हो। तो इसके बीच में मुझे अच्छी पावर मिलेगी, यानी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में रहेगी तो मुझे अच्छी पावर मिलेगी। ये मैंने आर्बिट्री चुना है बेटा, क्योंकि इसमें जब तुम करंट को 1/√2 लेते हो तो पावर आधी मिलती है। मतलब हमको अपने सर्किट से रेजोनेंस के पास फ्रीक्वेंसी, अगर ये मैं पावर पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाता तो तुम ग्राफ देखते, तो हमको यहाँ पे अगर पी मैक्स मिला है, तो पावर वाले ग्राफ में करंट आधा लेने पे ये P max/2 हो जाता है, ये दोनों। अब बेटा इसको कर करके समझ सकते हो या लेक्चर से याद रख सकते हो। तो मुझे ये फ्रीक्वेंसीज मैटर करती हैं। मैं हमेशा चाहूंगा कि वो इस फ्रीक्वेंसी के बीच में रहे, तो अच्छी खासी पावर हमारा सर्किट एब्जॉर्ब। बेटा हम लोग नहीं चाहते एल और सी में बर्बाद हो, हम चाहते हैं एनर्जी दें तो वो हीटिंग इफेक्ट में यूज हो या काम आए। बेटा मेरी बात समझ गए? अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने में आपको इस तरह से दिमाग लगाना है कि सर हमको जो वैल्यू ऐसे दी गई है, बेटा डायग्राम अच्छा नहीं बना रहा, मैं तेजी से कर रहा हूँ। ये मिला मुझे ओमेगा नॉट, ये मिला मुझे ओमेगा एल, ये मिला मुझे ओमेगा हाई। तो इसको मैं डेल्टा ओमेगा कह देता हूँ, डेल्टा ओमेगा, ये भी डेल्टा ओमेगा। तो ये बैंडविड्थ टाइप की देख लो, ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल, मुझे 2 डेल्टा ओमेगा मिल गया। बेटा ये बात समझ आ रही है? मैं अगर आप लोगों से पूछूं ओमेगा हाई कितना है, तो तुम बोलोगे ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा लो कितना है पूछूं, तो तुम्हारा आंसर होगा ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। क्या ये समझ आ रहा है? अब किसी तरह से मुझे डेल्टा ओमेगा मिल जाए, तो तरीका क्या होता है, तुम एक्चुअली में ये वैल्यू पुट करो कि कहाँ पे तुम्हें करंट 1/√2 टाइम्स मिलेगी, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके तुम इस रिजल्ट तक आओ। और मेरा सजेशन है कि तुम ये रिजल्ट ऐसे ही याद कर लो, पर इस फैक्टर को अच्छे से याद कर लेना। डेल्टा ओमेगा होता है बेटा तुम्हारा R/12। बेटा याद कर लोगे? यस सर। इसको अच्छे से कमिट टू मेमोरी कर लो। अब इसका फायदा क्या है, जैसे मान लो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सर्किट में रेजोनेटिंग सर्किट अच्छा खासा बने, तो बहुत ज्यादा पीक, ऐसे चाहोगे कि पीक टाइप करे, मतलब शार्प टाइप करे बेटा, ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या है कि तुम बहुत पास की फ्रीक्वेंसी रेंज रखोगे और तुम्हें बहुत सारी पावर वहीं मिल जाएगी, उसी रेंज में मिल जाएगी। तो तुम चाहते हो कि ये बैंडविड्थ छोटी रहे और ये ओमेगा नॉट पिकेट रहे।
पिकेट मतलब पीक रहे उसमें। तो हम एक क्वालिटी फैक्टर डिफाइन कर देते हैं, क्वालिटी फैक्टर जो सिंपली ये दिखाता है कि भाई ओमेगा नॉट अपॉन ये बैंडविड्थ ओमेगा एल माइनस ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल, या सिंपली ओमेगा नॉट बाई टू ओमेगा नॉट, टू डेल्टा ओमेगा, सॉरी। समझ गए भावनाओं को? हाँ बेटा ये समझे? बेटा देखो खुद सोचो ना, अगर ये डिक्रीज करेगी बैंडविड्थ तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, यानी आपका ग्राफ रेजोनेंस पे झटके से काफी पावर देने पड़े लगेगा। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हाई रहेगी तो आपकी भी क्वालिटी फैक्टर अच्छा रहेगा। ग्राफ मतलब ये रेशियो जितना अच्छा रहता है उतना ग्राफ पिकेट रहता है। बेटा आपको बात समझ आई इतनी? तो बच्चा मैं आपको डेफिनेशन वाइज ऐसे बोलूंगा ये याद करने के लिए, हाँ, लेकिन आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। देखो डेल्टा ओमेगा इतना होता है तो टू डेल्टा ओमेगा आपका आर बाई एल हो जाएगा। तो आप चाहो तो टू डेल्टा ओमेगा को आर बाई एल लिख लो, यानी एल बाई आर ओमेगा नॉट। अब ओमेगा नॉट तुम्हारा वन बाई रूट एल सी रहता है। तो बच्चा तुम काट वाट के इसको सुंदर सुंदर बना लो जैसा तुम्हें बनाना है, बट मेरा सजेशन यही होगा कि ज्यादा फॉर्मूले याद करने से बच्चा कंफ्यूज होता है। तो जो एसेंशियल है वो याद करो कि सर हमने डेल्टा ओमेगा याद, ये डेफिनेशन समझ लो। बेटा इतनी सी डेफिनेशन नहीं होती, क्वालिटी फैक्टर एक तरह से एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल दिखाता है, ठीक है? लेकिन अभी उतने फैक्टर पे नहीं चल रहा आपके कोर्स में, सिर्फ ये फॉर्मूला बेसिस पे है, तो आप उतना ही समझो। क्वालिटी फैक्टर हमें कितना मिलेगा? हमें एक समझदार बच्चा इसको ऐसे याद कर लेगा, ओमेगा नॉट इंटू एल बाई आर। ये याद कर लिया बेटा? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? आगे बढ़े? यस सर। अब बेटा इसमें वो बचपना तुम चाहो तो कर लो कि रूट एल एल काट देते हैं। तो सर देखिए सर मैंने तो ये याद किया था, आपने अलग पढ़ाया। बेटा ये सब बचपना रहेगा तो तुम अपने हिसाब से पढ़ लेना बेटा, ठीक है? मेरा सजेशन डेफिनेशन और मेरा सजेशन है डेल्टा ओमेगा याद कर लो, आर बाई 12। अब बेटा देखो एक आ जाता है आपका, इसमें अलग से दिया है एलसी सर्किट, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? एलसी सर्किट इजी है। अगर आप एलसी सर्किट को एसएचएम से कंपेयर करके पढ़ोगे तो एलसी सर्किट इज, मतलब देखो एलसी सर्किट का मतलब क्या है? एल सी। बेटा एनर्जी खाता कौन है? रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट में एनर्जी विल नेवर डाई, इसलिए एलसी ऑसिलेशन नाम रखते हैं कि एनर्जी सिर्फ ऑसिलेट करेगी, इट विल नेवर डाई। पर कैसे एनर्जी आएगी कैसे इसमें, आओ समझते हैं। सपोज टी इक्वल टू 0 पे तुमने पॉजिटिव प्लेस को प्लस क्यू नॉट दे दिया और इसको माइनस क्यू नॉट दे दिया। अब कैपेसिटर तो बैटरी ही है बेटा इंस्टेंटेनियस, तो ये करंट कैसे देना चाहेगा? अब इसके क्रॉस करंट जाएगा तो इसके पास भी एनर्जी आएगी, हाफ एल आई स्क्वायर। बेटा आपको बेसिक टर्म पता होनी चाहिए, कैपेसिटेंस के क्रॉस एनर्जी होती है हाफ। मैं क्यों इस चीज को प्रेफर करता हूँ, इस फॉर्मूले में बच्चे की गलती कम होती है क्योंकि उसे पता रहता है कि इंस्टेंटेनियस कैपेसिटर की हर चीज, जैसे एनर्जी का ये फॉर्म, कैपेसिटर की हर चीज इज ए इंस्टेंटेनियस फंक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्टर के लिए यही फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर से याद कर लो। देखो जो भी इंस्टेंटेनियस करंट होगा वही इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी को डिफाइन करेगा। बेटा ये बात समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं तुम लोगों को बोलता हूँ इसी पूरे सेटअप को ऐसे देख लो, एक एक स्प्रिंग है और एक मास है। मास के पास हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर मस्ट बी हैविंग सेम फीलिंग एज हाफ एल आई स्क्वायर। भावनाओं को समझो। और दिस स्प्रिंग कैन स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर इज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, यानी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। पर इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। चलो आओ समझते हैं। बेटा ये दोनों जक्स्टा पोजिशन में अब बना लो पैरेलल पैरेलल अच्छे से डायग्राम में। बेटा आपको बात समझ आई? बेटा देखो मैं बड़ी ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ से आप वोल्टेज निकालोगे, यहाँ पे वोल्टेज घटाओगे। मैं ऐसे लिख सकता हूँ वीसी प्लस वी एल इक्वल टू 0, या वीसी आता है हमारा किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज बाई कैपेसिटेंस और वीएल होता है एल डी आई बाई डी टी।
तो बेटा देखो मैं ऐसे ऐसे करके डिराइव करके आखिरी में आपको वहीं लेके जाऊंगा, अब चाहोगे तो मेरी बात समझना। यहाँ बढ़ा तो यहाँ घटा, यानी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, या वीसी इक्वल टू वीएल, या हमें क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0 मिलता है। और आई को फिर मतलब आई को मैं फिर से डी क्यू बाई डी टी लिख दूंगा, तो मुझे एक वही एक्सप्रेशन मिलेगा जैसे वहां मिलता था। बेटा इसको सॉल्व करते थे तो क्या मिलता था, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता था। बेटा मुझे पता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत रेजोनेंस याद है, एक्सेलरेशन कितना होता था, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद आया? हाँ या ना? कुछ कुछ तो आया होगा। एलसी सर्किट में अगर हम लोग वोल्टेज इक्वेशन लिखते हैं तो क्यू बाई सी ऐसा है, कोई नहीं, चलो मेरे को लगता है कि तुम्हें याद नहीं है, कोई बात नहीं। एल डी आई बाई डी टी में आई को डी क्यू बाई डी टी पुट करो तो इतना तो याद रहेगा कि डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब डी आई बाई डी टी पुट करूंगा तो इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एल डी क्यू बाई, यहां तक समझ आ रहा है? अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन वो दिखा रहा है कि वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके नेगेटिव है। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, तो इस एक्सप्रेशन में क्या आपको क्यू एक्स की जगह दिख रहा है? देख लो, देखो बेटा, एक एक्स है तो इधर क्यू है, एक इसका डबल डिफरेंशिएशन है तो इसका एक्स का भी है। तो बाकी टर्म क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो 1/LC शुड बिहेव एज ओमेगा स्क्वायर, आपको दिखा? यानी इस सर्किट में भी जो हमारी एनर्जी ऑसिलेट करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर, अगर आप कंपेयर कर दो बेटा, याद रखना जब भी तुम एनालॉजी से दो सर्किट को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन सेम मिलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन विल ऑलवेज बी सेम। और जैसे ही तुम एनालॉजी लगाना सीख जाते हो तुम्हें पता लग जाता है ओमेगा स्क्वायर हमारा आ गया 1/LC। अब धड़ाधड़ एनालॉजी लगाओ। सर आपने बताया था हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, अब तुम्हारे अंदर कंपैरिजन का कीड़ा आ गया, क्यू एक्स के बराबर है तो 1/C इज इक्वल टू के, तो तुम खटाखट मारोगे सर 1/C हमारा के बराबर होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब देखो वेलोसिटी क्या आता है, dx बाई dt, हमारा यहाँ पे करंट क्या आता है, dq बाई dt, यानी ये डायरेक्टली कंपेरेबल है। देखो दे आर डायरेक्टली कंपेरेबल, वोल्टेज वेलोसिटी आता है हमारा dx बाई dt, यहाँ करंट आता है dq बाई dt, तो डायरेक्टली कंपेयर करोगे तो मुझे मिला, सर आप ये कहना चाहते हैं एल मास के कंपेरेबल, हाँ बेटा। तो आपने ये एनालॉजी लिख ली और उसके बाद जो फीलिंग आप वहां के लिए लगाते थे उस सर्किट के लिए, कि सर मान लो ये स्प्रिंग है और मैंने पकड़ के ऐसे खींच के छोड़ दिया, इतना मैंने खींच दिया, ये मेन पोर्शन थी, मैंने इतना खींच दिया तो ये प्लस ए होता है। बेटा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम खुद ही जब लिखते हो एक्स इक्वल टू ए समथिंग समथिंग, तो इस बार तुम लिखोगे क्यू इक्वल टू समथिंग समथिंग, यानी अगर यहाँ मैंने पोटेंशियल एनर्जी देके छोड़ा है और तब ऑसिलेशन हो रहा है, तो वहां पे मैं अगर कैपेसिटर को चार्ज देता हूँ तो एग्जैक्टली ऑसिलेशन होगा। मैं समझाता हूँ बेटा, देखो प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, आपने जैसे ही कैपेसिटर का यहाँ पे स्विच ऐसे ऑन किया, एक चार्ज ऐसे फ्लो होने जा सकता है, जाते रहे। इसका मकसद क्या होता है, क्यू नॉट सारा पॉजिटिव चार्ज उठा के नेगेटिव को दे दे। लेकिन अब घाटा क्या होता है बेटा, ये एक मोमेंटम गेन कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी टाइप का। तो तुमको लगता है कि नॉर्मल सर्किट जैसे अगर ये रेजिस्टेंस होता तो ऐसे रुक जाता, अगर ये रेजिस्टेंस होता तो ये प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट को प्लस क्यू नॉट दे के खत्म होकर जीरो हो जाता, पूरी हीट पैदा हो जाती। लेकिन यहाँ पे ना ये काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम गेन कर लेता है, तो ये इस करंट को रुकने नहीं देता है बेटा, इसीलिए हम बोलते हैं इंडक्टर में करंट का इनर्शिया होता है। तो उस चक्कर में जब ये पूरा क्यू नॉट खत्म भी हो जाता है, जीरो हो जाता है, यहाँ पहुंच भी जाता है, तो भी तो भी इसका इनर्शिया मेंटेन रहता है। अब ये बेचारा जब इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो इसने दे दिया, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अब ये पॉजिटिव चार्ज देगा तो ये नेगेटिव होने लगता है, और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक ये फर्दर पॉजिटिव होके क्यू नॉट ना पहुंच जाए, और फिर एक थोड़ी देर में ये करंट डाई आउट होगा, फिर उल्टी साइकिल चलेगी और ऐसा चलता रहेगा, पूरी कंप्लीट साइकिल चलती रहेगी। यानी क्यू नॉट का तुम कभी ग्राफ देखोगे
तो अगर मैं क्यू नॉट को समझूं तो इनिशियली ये हाई था, क्यू वर्सेस टाइम, मुझे कॉस ग्राफ मिलने लगता है हमेशा। बेटा बात समझ गए? तो तुम बच्चों की तरह चाहो तो एनर्जी आंसर दे सकते हो इसमें। बेटा देखो रटना नहीं, क्योंकि हो सकता है इसी सर्किट में वो तुमको बोल दे कि इनिशियल करंट इसको दिया है इंडक्टर को, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। जब तुम इसको इनिशियल करंट दे रखे हो तो ये सारा चार्ज यहाँ जाके एक्यूमुलेट करेगा पॉजिटिव वाला। अब तुमको ये धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो इस बार करंट चार्ज की इक्वेशन आएगी। देखो बेटा यहाँ पे करंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज रखोगे। मान लो अगर ये पॉजिटिव प्लेट होती, मैंने इस प्लेट को पॉजिटिव या ऊपर रखा है, तब मुझे पता चलता कि ऐसे करंट जाने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज का जाना, यानी मेरा इस बार ग्राफ नेगेटिव वाला बनेगा। जीरो पे था और थोड़ी देर में नेगेटिव ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं रट्टा नहीं मरवा सकता कि एग्जैक्ट ये ग्राफ बनता है, हर बार डिपेंड करेगा कि तुम करंट किस डायरेक्शन में ले रहे हो, चार्ज किस प्लेट को दिए हो। बेटा मैंने इसको पॉजिटिव प्लेट बोली, मतलब मैंने इसके हिसाब से डायग्राम बनाया है, और मैंने यहाँ +20 कूलम दे दिया है और यहाँ -20 कूलम, और मैंने इस प्लेट के हिसाब से ग्राफ बनाना है। तो मैं जानता हूँ कि इंडक्टर लगाने के बाद अब चार्ज या करंट ऐसे जाएगा, यानी +20 इस पे आएगा, ये -20 से घट रहा होगा, यानी इस बार ग्राफ ऐसे बनेगा इस प्लेट के हिसाब से। बस इस टाइम -20 पे था पहले, +20 की तरफ से चार्ज आएगा, धीरे धीरे कम होगा, और यही ग्राफ तुम्हें उसका भी मिलेगा। करंट वाइज भी तुम ऐसा सोच सकते हो क्या ग्राफ बनेगा बेटा। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर मान लो किसी भी समय एनर्जी का लॉस हो ही नहीं रहा है, तो ½ Li² प्लस हाफ Q²/c हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ दिया है कि इनिशियली करंट था, चार्ज नहीं था कैपेसिटर पे, तो ½ L I0² के बराबर कर देना। अगर वो तुमको बोले कि नहीं ये किसी इंस्टेंट पे, अगर वो तुमसे बोले नहीं 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 बेटा, स्टार्टिंग में सिर्फ चार्ज ऑन कैपेसिटर था, ½ Q0²/c। क्या ये बात समझ आई? क्लियर हुआ? बेटा अगर मैं सिर्फ कैपेसिटर को चार्ज दूं, यानी तुम्हें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है 1/√LC, तुम्हें टोटल चार्ज पता है, मतलब टोटल एनर्जी पता है, टोटल एनर्जी वो किसी भी समय इसके बराबर होगी। और एक बेसिक रूल और याद रखना, एल और सी में हमेशा जितना वोल्टेज इसके क्रॉस ऊपर बढ़ेगा उतना इसके क्रॉस घटेगा, यानी दोनों का वोल्टेज तुम कभी भी बराबर कर सकते हो। यानी किसी भी इंस्टेंट पे तुम Q/C को, किसी भी इंस्टेंट पे Q/C को तुम LdI/dt के बराबर कर सकते हो मैग्नीट्यूड में, इट इज अलाउड। तो ये समरी टाइप की अपने दिमाग में लेके जाना, और एनालॉजी भी लेके जाना बेटा, फर्क पड़ता है एनालॉजी याद करने से। ठीक है? अब बेटा मेरे को आपको एक सिंपल होमवर्क देना है। आप बॉन्ड मत बनना, इसी क्वेश्चन इजी आते हैं। प्लीज सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड कांटेक्ट मी एक भी डाउट के लिए। ये आपका होमवर्क है। ज्यादा एनर्जी बचे तो PYQ सॉल्व कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 इयर्स ओनली, बस इतना। 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे तुमको इसी से। बेटा इतना समझ आया? मैं क्लास बंद करूं बेटा? थैंक यू सर। वेलकम बेटा, प्लीज AC रिवाइज कर लेना अच्छे से।